ऐसे कर देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण कुमार त्रिपाठी फ्रॉम वॉरियर्स IAS अकेडमी भोपाल। दोस्तों, आज हम लोग मिडेवियल इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मुगल वंश। आपने मुगल वंश के बारे में सुना होगा किताबों में, और कई बार क्वेश्चन पेपर में भी मुगल वंश में क्वेश्चंस आते हैं। और मुगल वंश में जो हम सबसे पहला किरदार दोस्तों डिस्कस करेंगे, इसका नाम है बाबर। एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, और यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बाबर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और यदि आप भारत के नागरिक हैं तब तो फिर आपको और आवश्यक है। तो दोस्तों, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज बाबर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग बाबर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानना दोस्तों बहुत आवश्यक है कि ये बाबर कौन है, इसका जन्म स्थान कहाँ था, इसके पिताजी का नाम क्या है, इसके माताजी का नाम क्या है। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जो बाबर है, इस बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को एक मिडिल ईस्ट में कंट्री पड़ती है, उसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है फरगाना, और वहाँ पर भी एक स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम है दोस्तों मावरा उन्नहर। इस मावरा उन्नहर में 14 फरवरी 1483 को इस बाबर का जन्म हुआ है। पिताजी का नाम मिर्जा गयास बेग है, जो कि उस कबीले के, उस मावरा उन्नहर के सरदार हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब इसका परिवेश, रहना खाना इसका अच्छा खासा चल रहा है बाबर का, जो कि रिच फैमिली में पैदा हुआ है। माताजी का नाम कुतलुग निगार खानम है, और दादी का नाम जो था एहसान दौलत बेग है। दादी का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि ये एहसान दौलत बेग जो दादी है, इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बाबर को एक शासक बनाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही बाबर का जन्म हुआ, अच्छे खासे परिवार में इसका जन्म हुआ, बढ़िया जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि समय कब खराब हो जाए, है ना, ये कोई नहीं बता सकता, है ना, कि किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बाबर अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन जब बाबर 11 वर्ष पूरे होके 12वें साल में लगेगा, तो बाबर के जो पिताजी हैं उमर शेख मिर्जा, इनका ये पतंग उड़ा रहे थे बालकनी में खड़े होके, या कबूतरबाजी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। इन्हें कहते हैं कि इनका पैर स्लिप हुआ और ये नीचे गिर पड़े, जिस कारण इसके पिता की क्या हो गई, डेथ हो गई। जब इसके पिता की डेथ हो गई है दोस्तों उमर शेख मिर्जा की, तो चूंकि अब एक छोटा बच्चा है, समझ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो इसकी दादी माँ हैं दौलत एहसान बेग, उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है, चूंकि बड़ा पुत्र जो है मर गया है। जिस कारण दोस्तों अब जो इसकी दादी माँ है दौलत एहसान बेग, उन्होंने सोचा कि अब ये चूंकि राज्य खाली न रहे कि कोई दूसरा आक्रमणकारी आके इस परगाना पर शासन कर ले, जिस कारण जो इसकी जो दादी माँ है उन्होंने इसका राज्याभिषेक कर दिया है, किसका, बाबर का। राजशाही के सिद्धांत के अंदर यदि कोई राजा खत्म होगा या कोई राजा का राज्यकाल पूरा हो गया है, तो फिर उसका बड़ा पुत्र जो है गद्दी पर बैठेगा, और यही अब बाबर के साथ यहाँ पर होगा। 12 वर्ष की अवस्था में फरगाना का शासक बनेगा, है ना, और अपने शासन को चलाने का धीरे धीरे जो है प्रयास करेगा। लेकिन दोस्तों, दुश्मन बहुत, बाबर के दुश्मन बहुत हैं, और बाबर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है इसका चाचा, और उसका भी साथ जो दे रहा है वो है उसका दोस्त सेवानी खान, जो कि उसी उज्बेकिस्तान के किसी एक प्रांत का क्या है, राजा है। तो सेवानी खान और चाचा ने मिलके इस बाबर जो बच्चा है 12 वर्ष का, इसे युद्ध में पराजित कर दिया, और इसे फरगाना के जगह से जो है पीछे साइड कर दिया, और वहां से बाबर भागा हुआ है। और वो अब भाग के कहां पर चला गया है, काबुल अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान में जब बाबर ने वहां पर गया, तो वहां के छोटे छोटे प्रांतों को, छोटे छोटे राज्यों को उसने क्या किया दोस्तों, जीता, और वहां पर जो है उसने अपना रहने का क्या बना लिया, एक जगह बना लिया, वहां पर रह रहा है, जीवन को व्यतीत कर रहा है। 2-3 साल जो हैं वो इसी प्रकार जो है चल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ किस्मत में बड़ा होना होता है ना, तो वो जो आपको डेस्टिनी होती है उस साइड तक ले जाती है। यही बाबर के साथ होगा।
अब दोस्तों ये होगा कि यहाँ पर बाबर के जो साथ में जो साथी लोग हैं वो लोग ये बोल रहे हैं बाबर से कि बाबर फरगाना चलो, और बाबर जानता है कि यदि फरगाना जाऊंगा तो जिंदा वापस नहीं लौटूंगा, है ना। मरना चाहता नहीं है, कोई भी इंसान कौन मरना चाहता है। जिस कारण जो है दोस्तों ये बाबर जो है इसकी नज़र जो है अब पड़ेगी कि मैं जो है किसी प्रकार पैसा दाम कमाऊं, क्योंकि काबुल में उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं जितनी फरगाना में थी, है ना। और जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा हो कि वो कमी में आ जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और यही बाबर के साथ होगा। अब बाबर ने क्या किया, बाबर ने काबुल के आसपास के छोटे छोटे एरिया को जीतना स्टार्ट किया, और इंडिया के जो बॉर्डर्स के एरिया थे उनको भी उसने क्या किया, जीतना प्रारंभ किया। अब बाबर के किस्से दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है बाबर के बारे में। और उस समय भारत के अंदर ये परिस्थिति हो रही है कि भारत के अंदर लोदी डायनेस्टी का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है। इब्राहिम लोदी यहाँ पर शासन कर रहा है। पंजाब में शासन कर रहा है दौलत खां लोदी, और मेवाड़ में जो शासन कर रहा है उसका नाम है राणा सांगा, जो कि राजपूत राजा है। राणा सांगा और दौलत खां लोदी ये दोनों ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार हम दिल्ली पर कब्जा जमा लें, और दिल्ली पर कब्जा जमाने के लिए इनको एक तीसरे की भी आवश्यकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा युद्ध में चतुर है, जिसका नाम है क्या, बाबर। क्योंकि बाबर के चर्चे पहले ही बड़े मशहूर हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, बाबर को निमंत्रण भेजा कि बाबर तुम इंडिया आओ और हम लोग जो है मिलकर क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। और यहाँ से बाबर के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, अब ये होगा कि बाबर जब इंडिया आएगा तो इंडिया में बाबर ने सबसे पहला युद्ध लड़ा है। आपने सुना होगा दोस्तों, इस युद्ध का नाम है पानीपत का युद्ध। आपने नाम सुना होगा पानीपत। ये किस स्थान का नाम है, जो कि हरियाणा में स्थित है। 21 अप्रैल 1526 को इस वाले युद्ध में बाबर राणा सांगा और अपने सहयोगियों के साथ खड़ा हो जाएगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो कि दिल्ली का उस समय क्या है, शासक है। इस पानीपत के युद्ध में बाबर एक चाल खेलेगा दोस्तों, और इस नीति को जो यहाँ पर ये अपनाएगा, युद्ध नीति को, पॉलिसी को, उसका नाम है तुगलुमा नीति। और तुगलुमा नीति में दोस्तों ये होगा कि यहाँ पर ये बाबर अपनी इतना ज़्यादा चतुर है ये कि यहाँ पर बाबर की सेनाएं खड़ी होंगी। आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ तुगलुमा नीति क्या होती है। यह है पैदल सेना। इस साइड दोस्तों ये बाबर की सेना है, ये बाबर वाली सेना रहेगी, और इस साइड दोस्तों किसकी सेना है, तुम्हारी इब्राहिम लोदी की सेना है। मैं आपको बता देता हूं कि तुगलुमा नीति क्या है। बाबर की सेना में ये आगे आप देख पा रहे हैं, ये पैदल सेना है दोस्तों। यहां पर इसने क्या किया है कि ये सबसे पहले हम लोग यहां पर बना दें, ये बग्घी टाइप की जो है, गाड़ियां टाइप की है, और बीच में इन्हें एक रस्सी से बांधा गया है, जो कि मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर बाबर ने क्या किया है, तोपें लगाई हुई हैं। ये जो मैंने गोल किया है ये क्या है, तोपें हैं दोस्तों। यहाँ पर ये तोपें लगाई हुई हैं। यहाँ पर पैदल सेना है। बाबर ने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर बाबर ने एक गड्ढा खुदवा दिया है, और ये एक दूसरा गड्ढा खुदवा दिया है, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सेना है। तुगलुमा नीति का मतलब होता है दोस्तों कि 3 तरफ से मारना। ये देखिए, 1 यहाँ से मारेगा, 2 और यहाँ से मारेगा 3, और ये है दोस्तों इब्राहिम लोदी की सेना। अब ये इब्राहिम लोदी की जो सेना है दोस्तों, ये बड़ी तेज स्पीड के साथ कहां पर बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। और जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, बाबर की सेना आगे नहीं बढ़ेगी, अब ये यहीं पर स्थिर रहेगी। और ये इब्राहिम लोदी जब बीच में पहुंच जाएगा तो ये जो सैनिक हैं दोस्तों, ये बढ़ेंगे लेकिन आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ जाएंगे। और ये जो है पीछे की तरफ जाके यहाँ से तोपें जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगी, आगे की तरफ निकल आएंगी। अब जब आप ये सोचिए कि आप बीच रास्ते में हैं, आगे आपके तोप लगी हुई है, एक साइड एक गड्ढा है, दूसरे साइड दूसरा गड्ढा है। यदि आप इस साइड जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, यदि इस साइड जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, और सामने तो आपकी क्या है, तोपें लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। और ये पूरी एक जो पॉलिसी है दोस्तों, इस पॉलिसी को कहा जाता है तुगलुमा नीति। से क्या कहा जाता है, तुगलुमा पॉलिसी। याद रखो, ये तुगलुमा पॉलिसी है दोस्तों, तुगलुमा नीति है।
ये तुगलमा पॉलिसी है, मैंने आपको बताया। तो पानीपत के युद्ध में दोस्तों युद्ध जीतने का सबसे बड़ा कारण जो बाबर का रहा है वो तुगलमा नीति रहा है, क्योंकि बाबर के दिमाग बहुत था, समझ में आया ना, वो योद्धा तो था ही लेकिन उसके दिमाग बहुत था, और इस युद्ध में वो पानीपत के युद्ध में जीत गया है और उसने दिल्ली पर क्या जमा लिया, कब्जा जमा लिया। जब दिल्ली पर कब्जा जमा लिया तो जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे उन्होंने बोला बाबर को कि बाबर धन्यवाद, थैंक यू, अब तुम अपने राज्य चले जाओ, तुम यहाँ पर आए थे हमारी हेल्प करने के लिए, अब आप जाओ और हम यहाँ पर संभालेंगे। लेकिन बाबर चूंकि यहाँ पर केवल सहयोग करने के लिए नहीं आया था, उसे तो पूरे भारत देश के अंदर एक मुगल डायनेस्टी बनानी थी। और अब वो जो है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच दोस्तों एक खटास टाइप की पड़ जाएगी और एक दूसरा युद्ध होगा। इस दूसरे युद्ध का नाम था दोस्तों, इसे कहा जाता है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में होगा, 1527 में होगा, 1527 में। इस 1527 में क्या होगा, एक साइड राणा सांगा की सेना होगी, एक साइड बाबर की सेना होगी, और अब जो है एक भीषण युद्ध जो है यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर भी बाबर की जीत हो जाएगी, क्योंकि बाबर यहाँ पर क्या लड़ाएगा, अपना दिमाग लड़ाएगा। कैसे? खानवा के युद्ध में राणा सांगा से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि जब सुबह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है तो 2 बजे तक उसने अपने पूरे सैनिकों को क्या कर दिया, उतार दिया युद्ध के मैदान में, और वो लोग कंटिन्यू सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रह गए मुगल सेना से। लेकिन जो बाबर था, उस बाबर ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल यदि 50 सैनिक हैं बाबर के पास, तो वो 25 सैनिकों को ही युद्ध में उतारेगा और 25 क्या करेंगे, आराम करेंगे। और राजपूत सेना क्या करेगी, वो जो है इकट्ठा युद्ध के मैदान में जो है उतर जाएगी। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई राणा सांगा के साथ। 2 बजे तक के जो रुझान आ रहे हैं वो 2 बजे तक के ये रुझान है कि इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो सेना है वो जीत रही है। लेकिन 2 बजे के बाद के जो रुझान अब आना स्टार्ट होंगे दोस्तों, उसमें ये पता चलेगा कि ये वाकई में जीत नहीं रहे हैं, इनकी बड़ी बुरी पराजय होने वाली है। और क्योंकि इनका जो है ये इतने ज़्यादा थक जाएंगे दोपहर तक, क्योंकि इनके पास अब शाम तक खड़े होने का अब जो है इनके पास जो है पावर नहीं है। और यहीं पर अब बाबर क्या करेगा कि अपने पूरे सैनिक और तोपों के साथ लाके इस राजपूत सेना को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। और इस वाले युद्ध में इसने क्या किया, जीत हासिल किया है। और एक चीज आप और याद रखना दोस्तों कि ये जो बाबर है ये बहुत बड़ा मोटिवेटर भी है। इसने इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया है। इसने बोला है अपने मुगल सैनिकों को, सैनिकों यदि हम लोग जीतेंगे, यदि हम लोग इस युद्ध को जीते तो भारत का सुख भोगेंगे, और यदि मर भी गए तो ऊपर चले जाएंगे जन्नत, जहां पर हमारा परियां स्वागत करेंगे। इस प्रकार का मोटिवेशन जो है बाबर के अंदर से आ रहा है। और याद रखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दोस्तों जानने लायक ये है कि बाबर यहाँ पर जो जिहाद का नारा दे रहा है ये प्योर इस्लामिक यहाँ पर नहीं फैला रहा है, ये केवल इसकी एक राजनीति है, एक रणनीति है कि जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट को क्या कर सकूँ, हासिल कर सकूँ। और इस प्रकार इस खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या कर लिया है, विजय को प्राप्त कर लिया है, और लगातार 2 युद्धों में विजय प्राप्त कर ली, पानीपत और खानवा। जब तीसरा युद्ध ये लड़ेगा बाबर अपने जीवन का, इस युद्ध का नाम है दोस्तों चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में होगा। 1526 में पानीपत है, 1527 में खानवा है, और 1528 में चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी के युद्ध में ये जो बाबर है ये लड़ेगा राणा सांगा के एक सेनापति से, इसका नाम होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय को इस युद्ध के पहले बाबर कह चुका है कि मेदिनी राय तुम जो है क्या करो, तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन राजपूत कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, जिस कारण ये युद्ध होगा और मेदिनी राय इस युद्ध को करेगा। और इस युद्ध में भी वो वही गलती करेगा जो उसका मालिक राणा सांगा कर रहा था, वो स्टेमिना नहीं दिखा पाएंगे शाम तक के युद्ध में। और इस वाले युद्ध में भी किसकी जीत हो जाएगी दोस्तों, बाबर की। 3 युद्ध जीत जाएगा। चौथा युद्ध फिर बाबर लड़ेगा, जिसका नाम है घाघरा का युद्ध। ये लड़ा जाएगा 1526, 1527, 1528 और 1529 में लड़ेंगे घाघरा का युद्ध। और इस घाघरा के युद्ध में दोस्तों बिहार के आसपास के एरिया में ये बाबर क्या जमा लेगा, कब्जा जमा लेगा। और लगभग जो है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर किसका कब्जा हो जाएगा, बाबर का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और जानने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को एक चीज बताया है कि बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता था तो दिल्ली पर कब्जा जमाया था, ये मैंने आपको बताया है। जब ये दिल्ली पर कब्जा जमाया और जब ये इब्राहिम लोदी के महल में घुसा तो लोग बहुत डर गए, थरथरा गए कि भाई बाबर आ गया, ये तो हमें मार डालेगा।
इब्राहिम लोदी की पत्नी, इब्राहिम लोदी की माँ, ये सब डरने लगी। इनको लगा कि बाबर आया है, अब हमें जो है मार ही डालेगा। बाबर, ये लोग रोने लगे। बाबर ने समझाया कि दादी माँ आप चिंता मत करिए, आप जैसे इब्राहिम लोदी की माँ है वैसे मैं आपको अपनी माँ का दर्जा दूंगा और आप मेरे साथ चलिए। और यही बाबर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अब उसने अपनी मौत का निमंत्रण अपने हाथों दे दिया है। मौत का निमंत्रण इसलिए दे दिया है दोस्तों, क्योंकि वो जो इब्राहिम लोदी की माँ है वो ये जान रही है कि इस बाबर के द्वारा मेरा पुत्र मरा है, और हर माँ को अपना पुत्र बड़ा प्यारा होता है ना, और वो उसके लिए हीरा होता है। लेकिन जब उसने उसके पुत्र को मार दिया तो मन ही मन उससे वो दुश्मनी करने लगी है दोस्तों। और कहते हैं कि जो बाबर को खाना जाया करता था, वो उस खाने के प्रभार को जो चेक करने का काम करती थी, जो खाना चेक करती थी, वो करती थी इब्राहिम लोदी की माता। और इब्राहिम लोदी की माता ही उस खाने में जहर धीरे धीरे देने लगी बाबर को, जिस कारण उसका जो शरीर है वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया। और फिर जो है 1530 में इस बाबर की दोस्तों क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई है। और लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और जानना आवश्यक है कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई है, इंडिया में हुई है। लेकिन इस बाबर को बाद में ले जाके कहां पर दफनाया गया है, काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया है। और काबुल अफगानिस्तान में इसलिए दफनाया गया है क्योंकि इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। और इस बाबरनामा पुस्तक में इसने लिखा था कि मैं जब भी मरूं तो मुझे काबुल में दफना देना, क्योंकि काबुल इसका पहला ऐसा एरिया था जिसने इसे जीता था। मैंने आपको बताया था जब इसे फरगाना से भगाया गया था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1530 में इस बाबर की मृत्यु हो गई और बाद में इसे कहां पर दफना दिया गया, काबुल ले जाके दफना दिया गया दोस्तों। बाबर के बारे में कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। नंबर पहला कि बाबर को कलम का सिपाही कहा जाता है। बाबर ने भारत देश के अंदर जिहाद का नारा दिया है ना। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, अपने युद्ध के लिए मर मिट जाना। बाबर के बारे में याद रखो कि ये जो बाबर था दोस्तों, इसकी कोई कट्टर धार्मिक नीति नहीं है ना। क्योंकि जैसा कि इसने जिहाद का नारा दे दिया तो ये बहुत मुस्लिमों का सपोर्ट कर रहा है। इसे इसे अपना राजनीतिक हित दिख रहा है कि मैं यदि ऐसा मुस्लिमों का फेवर करूंगा तो वो मेरा क्या करेंगे, साथ देंगे युद्ध में। बाबर के बारे में याद रखो कि बाबर के 4 पुत्र हैं दोस्तों। नंबर पहला हुमायूं, कमरान, हिंदाल और अस्करी। सबसे बड़ा हुमायूं है। और बाबर की मृत्यु के बाद जो हुमायूं है वो क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा, जो कि माहम अनगा के गर्भ से पैदा होगा। और माहम अनगा क्या होगी, बाबर की पत्नी होगी। तो 1526 से लेकर 30 तक भारत देश के अंदर लगभग 4 सालों के अंदर इस बाबर ने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पर क्या जमा दिया, अपना कब्जा जमा दिया। और एक जो है एक मार्ग दे दिया अपने पुत्रों को, अपना उनके लिए एक क्या बना दिया, एक पथ बना दिया कि आप लोग अब क्या करो, इसी पथ पर चलते रहो और पूरे भारत देश में क्या कर दो, मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दो। एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है दोस्तों, सीखा जा सकता है काफी कुछ बाबर से। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है बाबर के, लेकिन एक चीज याद रखिए कि 11-12 वर्ष का बच्चा जिसका पिता मर गया हो, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा कि वो युद्ध लड़ा। इसके बाद उसने लगातार 4 युद्ध लड़े, है ना। इसके बाद उसने क्या किया, भारत पे मुगल डायनेस्टी का अपना एक मतलब स्थापित, स्टेब्लिश्ड कर दिया उसे। इसके बाद उसने क्या किया कि इब्राहिम लोदी की माता का भी क्या किया, अपना सम्मान किया, उसे अपनी माता मान लिया। भारत देश के अंदर इंडो और इस्लामिक पद्धति की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। इसलिए दोस्तों ये जो बाबर है, ये बाबर हमारा पहला किरदार था आज के लेक्चर में, मॉडर्न मिडेवियल इंडिया में। और जब दोस्तों हम अगले लेक्चर में जाएंगे तो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपसे हुमायूं के बारे में। बाबर के बारे में दोस्तों जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस नीचे, जब मैं वीडियो के नीचे PDF लिंक मैं आपको दूंगा, उसमें पूरे क्वेश्चंस पड़े रहेंगे, है ना। उसमें आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं बाबर के। और अगले लेक्चर में हम हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जाते जाते आप सभी लोगों को मैं बोलूँगा कि हमारे जो पूरे लेक्चर हैं आप इनको रेगुलरली जो है चेक करते रहें, देखते रहें। हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को पूरे इतिहास के बारे में एक अच्छी जानकारी हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।